हेलो बच्चों, वेलकम टू अभ्यास सेशन 2024 और नीट 2024 के लिए हमारा ये कंटिन्यूअस अभ्यास सेशन चल रहा है जिसमें अभी तक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चंस की। चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे थे और हमारा जो पिछला सेशन था उसमें जो लोग प्रेजेंट रहे होंगे तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स को फिल्टर आउट किया है और कुछ टॉपिक थोड़े छोटे हैं, कुछ टॉपिक थोड़े बड़े हैं, लेकिन वो टॉपिक ही हैं। कुछ टॉपिक्स को हमने फिल्टर आउट किया है और वो टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वैसे तो इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आने का जो चांस है वो 100% रहता है बेटा, है ना? 100%, क्योंकि 100% क्लेम करना जो है ये सही नहीं है। इसलिए मैं इसको 99.99% कहता हूँ कि जो ये टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चंस कम से कम एक क्वेश्चन, एक टॉपिक से कम एक क्वेश्चन, ज्यादा भी हो सकता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन आता ही है और 100%। ठीक है, तो हमारी अभ्यास सीरीज में हम इसको भी ऐड अप कर रहे हैं। ये भी हमारा एक बोनस एड ऑन है और इस एड ऑन में हम लेकर बात करेंगे कि एक एक करके ऐसे 15 to 16 हो सकता है आगे बढ़ भी जाए जब तक ये पूरे टॉपिक चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ते जाएंगे। तो ये वो है कि आपने अगर पूरा पढ़ रखा है, ठीक है, पढ़ाई की है और कहीं अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा हमें मिल जाए जो हमारे एफर्ट में एड अप कर दे, तो ये वही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इनका मैंने नाम भी वीवीआई टॉपिक्स रखा, ठीक है। और हमारे इस सेशन में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और डिस्कस इसलिए कि मैंने बोला कि भाई इनसे क्वेश्चन आने का परसेंटेज क्या है, 99.99%। ठीक है, आता ही है। मैं 100% क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई 100% क्लेम करता है तो वो इलीगल है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं 100% क्लेम नहीं कर रहा और एक एक करके इन टॉपिक्स को हम देखेंगे। और हो सकता है आपके ये टॉपिक छूटे हुए हों या उतने कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए हो, तो आप यहाँ पर इनको एक बार देखकर इनको आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन है नीट 2024 के लिए उसको आप आगे रख सकते हो। हाँ, एक बात और, ये जो हमारा अभ्यास सीरीज है ये ओपन टू ऑल है। यूट्यूब पे अपना जो क्लास है ये रन कर रही है और इसमें मैं आप लोगों का जो सपोर्ट चाहूंगा कि आप इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, वीवीआई टॉपिक्स को आप शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपके जानने वाले जो भी फ्रेंड्स हैं, कलीग कलीग तो नहीं बोलेंगे, फ्रेंड्स हैं और ग्रुप में जो है बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ शेयर जरूर करना। हो सकता है आपको तो बेनिफिट दे और आपके जो फ्रेंड है उसको भी बेनिफिट दे। देखिए, हेल्दी कंपटीशन तभी होता है जब वो उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, हम कभी सोचें कि हम कुछ छुपा कर अपने फ्रेंड से, अपने रूममेट से, क्लासमेट से हम छुपा कर पढ़ लें कि हम जान जाएं और उसको नहीं पता चले, तो उससे हमारा फायदा होता नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ छुपा रहा होगा। और नॉलेज या ज्ञान एक ऐसी चीज है जो छुपाने से कम होती है और जितना हम इसको दूसरे के साथ शेयर करते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है। कोई इसको चुरा नहीं सकता, कोई आपसे ले नहीं सकता, है ना? तो जितना शेयर करोगे उतना ही नॉलेज बढ़ेगा एक दूसरे से। चलिए, तो वीवीआई टॉपिक्स में आज हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक नंबर 1। और टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा, ये हम इसमें हम साफ बता दे रहे हैं, पूरा हम चैप्टर या कोई बड़ा टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम टॉपिक नंबर जैसे कुछ छोटा टॉपिक हो सकता है, कुछ माइनर 2-3 टॉपिक्स का मिला एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो सकता है, लेकिन टॉपिक ही हम इसको कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक नंबर 1, जिसमें मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी बच्चों की कि सर हमें बड़ा ही इसमें डाउट है। और हमारा टॉपिक नंबर 1 है वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। अब बोले तो सर ये टॉपिक कहाँ आता है? तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हमारा चैप्टर है, और उसमें हमारा
ये टॉपिक मिलता है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ये हमारे लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटीज की बात करता है। और लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटीज में हमको ये बात ध्यान देनी होती है कि वॉल्यूम क्या है और कैपेसिटी क्या है। ठीक है, दोनों चीजें हैं, दोनों यहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो वॉल्यूम में आती हैं और कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कैपेसिटीज। तो जरा इनको जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है वॉल्यूम और क्या होता है कैपेसिटीज। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो कमेंट में यस जरूर लिखते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हमारा चैप्टर है उसका ये टॉपिक है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। और इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, ब्रीद इन या ब्रीद आउट, ब्रीदिंग दोनों आता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट दोनों आता है उसमें। जब हम ब्रीदिंग करते हैं यानी जब हवा अंदर लेते हैं और जब हवा बाहर निकलती है, तो उस समय हमारे लंग्स में कुछ डिफाइंड वॉल्यूम्स जो है पाए जाते हैं, और उन्हीं वॉल्यूम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उन वॉल्यूम्स के कॉम्बिनेशन से कैपेसिटीज बनती हैं। ठीक है, कैपेसिटीज यानी क्षमताएं। ठीक है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज यानी आयतन और क्षमताएं। तो हम अपने लंग्स के वॉल्यूम और अपने लंग्स की क्षमताओं की बात करेंगे, कैपेसिटीज की बात करेंगे। अब बात ये होता है ये क्यों हम इसको मेजर करते हैं। ये फिजियोलॉजिकल एक तरह से एग्जामिनेशन होता है। फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसा, जो जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी फेफड़ों की कैपेसिटी कितनी है, उनकी लंग्स की एफिशिएंसी कितनी है, फेफड़े सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब जांच करने के लिए हम इनकी हेल्प लेते हैं। तो ये एक तरह का टेस्ट होता है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट होता है, और जिसमें हम लोग वॉल्यूम और कैपेसिटीज को मेजर करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल टेस्ट में हम एक डिवाइस यूज करते हैं, और उस डिवाइस का नाम है स्पाइरोमीटर। ठीक है, उस डिवाइस का नाम है स्पाइरोमीटर। कुछ लोग इसको रेस्पायरोमीटर भी बोलते हैं, तो वैसे जो अप्रोप्रिएट नाम हम मानेंगे वो क्या है, स्पाइरोमीटर। तो स्पाइरोमीटर एक डिवाइस होता है, और उस डिवाइस में हम एयर को मतलब ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, यानी हवा अंदर फूंकते हैं और इनहेल करते हैं। तो ऐसे करके कई तरह से कॉम्बिनेशन ये काम करता है। पुराने समय में जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो वहां पर भी ये स्पाइरोमीटर हुआ करता था, लेकिन वहां पर ये थोड़ा सा बड़ा होता था, उसमें एक रोलर ड्रम होता था, उस पर एक ग्राफ पेपर लगाते थे, और जब भी ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते थे तो ग्राफ पेपर की जो वैल्यूज है वो ऊपर नीचे होती थी, यानी ग्राफ ऊपर नीचे होता था। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे कि वो ग्राफ क्या है। ठीक है, तो अभी तो ये डिवाइस यूज होता है वॉल्यूम्स पता करने के लिए, और एक एक करके हम इन वॉल्यूम्स को देखते हैं। ठीक है, तो हमारे फेफड़ों में यानी हमारे लंग्स में कुछ वॉल्यूम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सबसे पहला वॉल्यूम जो है वो है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, क्या है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं टीवी। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम जिसको हम क्या बोलते हैं, टीवी, याद रखना। अच्छा, इस पर मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। एक मेरा कॉन्सेप्ट है वाटर बॉटल कॉन्सेप्ट। जो लोग क्लास में रहे होंगे उसको ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक मालूम होगी, अगर भूल गए होगे तो अपन रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे आएगा। अभी पहले हम टाइडल वॉल्यूम की बात करेंगे, टीवी। टाइडल वॉल्यूम का ये जो नाम है ये कहां से आया, पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। टाइड, एक वर्ड आपने सुना होगा, टाइड। और टाइड वर्ड आपने किस फॉर्म में सुना है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन दो बड़े फेमस फॉर्म है। एक हम लोग डिटर्जेंट बोलते हैं, और एक टाइड वेव्स होती है, जिसमें कि हम बोलते हैं कि हिंदी में ज्वार और भाटा। ठीक है, तो जो जब वाटर का लेवल बढ़ता है समुद्र में, ओशियन बात करें, जब सी वाटर का लेवल बढ़ता है तो उसे हम हाई टाइड बोलते हैं, और जब सी वाटर का लेवल नीचे जाता है तो उसे हम लो टाइड बोलते हैं। यानी जब बढ़ता है तो ज्वार और जब कम होता है तो भाटा। ठीक है, ये टाइड कहलाता है। तो हाई टाइड और लो टाइड, और ये डिफाइन होता है, ये डिसाइड होता है किससे,
मून के ग्रेविटेशन से। जो मून है हमारा, उसका जो ग्रेविटेशन है वो अर्थ को खींचता है अपनी तरफ। तो जहां मून होगा ऊपर आसमान में, वो अर्थ को खींचेगा, तो पूरे अर्थ को नहीं खींच पाता, तो उसका इंपैक्ट वाटर पर मिलता है और वाटर को खींचता है। कौन? मून, जिसकी वजह से वाटर का लेवल इंक्रीज होता है। और जब मून आसमान में नहीं होगा, किसी दूसरे साइड होगा, तो वाटर का लेवल डिक्रीज होता है। यानी कंटिन्यूअस वाटर का लेवल बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना चलता रहता है टाइड में। ऐसा ही कुछ एयर हमारी बॉडी में मूव इन और मूव आउट होता है, यानी लगातार एयर अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर जाती है, बाहर आती है। उस एयर को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। कब ये अंदर जाती है, कब बाहर आती है, ध्यान से सुनो। नॉर्मल ब्रीदिंग करने पर, ब्रीदिंग है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग करने पर जो एयर अंदर जाती है और बाहर आती है, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। सामान्य रूप से सांस लेने पर जो वायु अंदर जाती है और बाहर आती है, उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। आई बात समझ में? इसको आप लिखते चलना। क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर मूव इन एंड मूव आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, तो जो एयर अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, ऐसा आना जाना लगातार बना हुआ है, इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और इसका जो वैल्यू होती है, टीवी इज इक्वल टू, हमें कितना मिलता है? 500 ml। कितना मिलता है? 500 ml टीवी, टाइडल वॉल्यूम। यानी एक बार हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो 500 ml का एयर अंदर जाता है और बाहर आता है। आई बात समझ में? अब इसमें एक और बात है, हमारा नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो मिलता है 12 टू 16, 12 टू 16 पर मिनट। यानी एक मिनट में हम 12 टू 16 टाइम्स ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है। और एक बार सांस लेने में कितना जा रहा है? 500 ml अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। तो इसको हम करेंगे इंटू 500, यानी हर बार सांस लेंगे तो 500 ml एयर जो है अंदर जाएगी और बाहर आएगी। ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6000 ml टू 8000 ml एक मिनट में। ठीक है। 6000 ml से 8000 ml एक मिनट में एयर हमारे लंग्स में अंदर जाती है और बाहर आती है। पर मिनट की ये वैल्यू है। एक बार सांस लेने में 500 ml, 12 से 16 बार सांस लेने में 6000 से 8000 ml अंदर बाहर आती जाती है। और इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन। कितनी हो जाती है इसकी वैल्यू? 6000 ml से 8000 ml पर मिनट। ये पर मिनट की वैल्यू है, याद रखना, पल्मोनरी वेंटिलेशन। और किसकी वजह से डिसाइड होती है? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर मूव इन एंड मूव आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये पहला वॉल्यूम है। चलो आते हैं दूसरे वॉल्यूम पे। पहला वॉल्यूम समझ में आ गया। दूसरा वॉल्यूम, इसे बोलते हैं IRV या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? IRV या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। IRV याद रखना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बोला क्या गया है, इसकी इसकी एक डिफिनेशन एनसीईआरटी में है और इसका मतलब मैं समझाऊंगा। ठीक है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली,
यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद जो एक्स्ट्रा एयर हम फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी वो जो एनसीईआरटी में लिखा है कि एडिशनल एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली, याद रखना, ठीक है, इंस्पायर्ड फोर्सफुली, क्या है ये, आईआरवी। लेकिन मैं इसको क्या बताऊंगा, ध्यान से सुनो, मैं इसी को बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेट वर्ड में। द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है, आई बात समझ में, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी कि जब हमने टाइडल वॉल्यूम को अंदर ले लिया उसके बाद और हम एयर को अंदर खींचे तो जो एडिशनल एयर अंदर जा रही है नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद वो कहलाती है आईआरवी। क्या कहलाती है, आईआरवी, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, नॉर्मल अंदर गया और फिर फोर्सफुली अंदर गया, तो नॉर्मल के बाद जो एडिशनल एयर अंदर गई वो क्या है, आईआरवी, और इसकी वैल्यू होगी 2500 से लेके 3000 ml, 2500 ml से लेकर 3000 ml मिलती है क्या, आईआरवी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो आगे आते हैं थर्ड पे। थर्ड, ईआरवी। ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये बोला जा रहा है कि एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली, ध्यान से सुनना, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली, यानी जब हम नॉर्मल ब्रीद आउट करते हैं उसके बाद फोर्सफुल ब्रीद आउट करने पर जो एयर बाहर निकल रही है उसे बोलते हैं ईआरवी। तो क्या डिफिनेशन है, एडिशनल एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली, इसको आप लिखते चलो, एडिशनल एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली, ठीक है। और हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हमारी डिफिनेशन क्या है इसकी, इसकी डिफिनेशन ईवी की, सॉरी नॉट ईवी, ये ईआरवी, ईआरवी की डिफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, मतलब समझो, नॉर्मल एक्सपीरेशन किया यानी टाइडल वॉल्यूम निकल गया, अब उसके बाद फोर्सफुल एक्सपीरेशन करें यानी बलपूर्वक हम सांस छोड़ें, तो सामान्य रूप से सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक सांस छोड़ने पर फोर्सफुल एक्सपीरेशन करने पर जो एयर बाहर निकलती है उसे बोलते हैं ईआरवी, और ईआरवी की वैल्यू होती है
1000 से लेकर 1100 ml, 1000 से लेकर 1100 ml। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जो एयर अंदर गई IRV और जो एयर बाहर आई PRV, इसकी वैल्यू अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग एयर है, इसलिए वैल्यू इसकी क्या है, अलग अलग। और इसी को समझने के लिए आगे मैं बॉटल वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ERV यानी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद फोर्सफुली जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो जो एयर बाहर निकलती है उसे बोलते हैं ERV। चलो अगला वैल्यू आता है जिसको हम बोलते हैं RV। RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम या RV। अब ये याद रखो कि हमारा लंग्स जो है वो स्पॉन्जी होता है। ऐसा होता है स्पॉन्जी, लंग्स है स्पॉन्जी, और उस स्पॉन्जी नेचर को बनाए रखने के लिए हमारे लंग्स के अंदर भी कुछ एयर प्रेजेंट होती है और वही एयर होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन करने के बाद जो एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। ठीक है, ये वो एयर है जो हमारे लंग्स को स्पॉन्जी बनाए रखने में हेल्प करती है। इट प्रिवेंट आवर लंग्स फ्रॉम बीइंग कोलैप्स, हमारे लंग्स को कोलैप्स करने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, इट प्रिवेंट आवर लंग्स फ्रॉम बीइंग कोलैप्स। और ये एयर कभी भी लंग्स से बाहर नहीं आती, यानी एक बार लंग्स में गई तो लंग्स से ये बाहर नहीं आएगी, और लंग्स से बाहर नहीं आएगी तो इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर इसे मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो लिखेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। लिखते चलो, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, उसे क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम RV। एंड इसकी वैल्यू है 1100 से 1200 ml, 1100 ml से लेकर 1200 ml। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके बारे में कि क्या करता है, इट मेंटेन्स द स्पॉन्जी नेचर ऑफ लंग्स, मेंटेन्स द स्पॉन्जी नेचर ऑफ लंग्स, लंग्स का स्पॉन्जी नेचर मेंटेन करता है। इट नेवर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, नेवर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, RV नेवर मूव आउट ऑफ द लंग्स, और क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, इट कैनॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, इट कैनॉट बी मेजर्ड बाय, भाई जब बाहर नहीं आएगी तो स्पायरोमीटर से इसको मेजर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एयर का मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है, ध्यान से सुनो। जब बर्थ होती है बच्चे की, RV की इंपॉर्टेंस है भाई, जब बच्चे की बर्थ होती है यानी बच्चा यूटेरस से बाहर आता है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ से बाहर आता है, जब तक यूटेरस में रहता है तब तक उसका जो गैस एक्सचेंज है वो प्लासेंटा में ब्लड वेसल से चल रहा होता है, प्लासेंटा के थ्रू। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसके लंग्स वगैरह के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है,
और इसलिए जब बाहर बच्चा आता है तो उसको क्या करते हैं डॉक्टर और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं बच्चे को उल्टा लटका देते हैं ताकि अंदर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सब बाहर आए, और इसी बच्चे को एक आध थपकनी भी हल्के से देते हैं ताकि वो रोए, क्योंकि वो जितना रोएगा उतना एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा और बाहर से हवा उतनी अंदर जाएगी, और जब हवा अंदर जाती है उसी समय इस्टेब्लिशमेंट होता है किसका, रेजिडुअल वॉल्यूम का, तभी ये हवा अंदर जाती है, आरवी। और एक बार अंदर गई, बच्चा रो रहा है, लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, फेफड़े फूल रहे हैं, वो छोटे बच्चे जब रोते हैं तो पूरी एकदम ताकत लगा के रोते हैं, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि उसकी वजह से लंग्स एक्सपैंड करते हैं और ज्यादा से ज्यादा आरवी अंदर जाता है। आई बात समझ में? ये उस समय आरवी अंदर जाता है, और एक बार अंदर गया तो रिप्लेस होता रहता है, लेकिन कभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं आती, यानी हम जितनी बार सांस लेंगे तो वो एग्जैक्ट एयर रिप्लेस हो जाएगी, उसकी जगह पे दूसरी एयर चली जाएगी, लेकिन वॉल्यूम उतना ही सिक्योर रहेगा, कहां पर, लंग्स के अंदर। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि एक प्रेग्नेंट फीमेल थी, और वो प्रेग्नेंट फीमेल ने बच्चे को डिलीवर किया। जब बच्चे की डिलीवरी हुई तो उसके बाद जब वो फीमेल कॉन्शियस हुई तो उसको बताया गया कि द बेबी गॉट स्टिल बर्थ, यानी उस जो बेबी था उसकी जन्म से पहले ही मृत्यु हो गई थी, और उसकी जो बर्थ हुई थी वो डेड कंडीशन में हुई। अब वो फीमेल को डाउट हुआ, उसने इंक्वायरी वगैरह कंप्लेन वगैरह कर दी। अब कंप्लेन कर दी तो पीएम होता है, पोस्टमार्टम, जिसे हम ऑटोप्सी भी बोलते हैं। तो पोस्टमार्टम हुआ तो बच्चे का लंग्स का छोटा सा पीस लिया गया, उसको वाटर में डिप किया गया और वो फ्लोट करने लगा। अब फ्लोट करने लगा, अब इससे क्या सिंबलाइज होता है, अगर उस बच्चे की स्टिल बर्थ हुई होती, यानी बर्थ से पहले ही वो बच्चा डेड हो गया होता, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसमें वो रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर अंदर नहीं जा पाती, ठीक है, बर्थ के बाद एयर अंदर नहीं जा पाती। और अगर उसका बर्थ के बाद वो कुछ समय तक बच्चा अलाइव था, मतलब एयर अंदर गई होगी और तभी वो एयर लंग्स में क्या है, प्रेजेंट है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम की यहां इंपॉर्टेंस आ जाती है। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम की यहां इंपॉर्टेंस आ जाती है कि हम फॉरेंसिक्स में जब एग्जामिनेशन वगैरह करना होता है तो रेजिडुअल वॉल्यूम की हेल्प वहां पर ली जाती है। ठीक है, याद रखना, ये लंग्स के स्पॉन्जी नेचर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, कभी भी लंग्स से बाहर नहीं आता, एक बार अंदर गया तो, और कब अंदर जाता है, जस्ट आफ्टर बर्थ, और इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई स्पाइरोमीटर। ठीक है, ये हो गए जो है वॉल्यूम। एक और वॉल्यूम आता है जिसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं उसकी बात जरूर करूंगा, जिसका नाम है डेड वॉल्यूम। डेड वॉल्यूम, इसे बोलते हैं डीवी, डेड वॉल्यूम या डीवी। तो क्या मतलब होता है डेड वॉल्यूम का, समझने की कोशिश करेंगे। डेड वॉल्यूम या डीवी, द एयर प्रेजेंट इन लंग्स बट नेवर पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन। ठीक है, एयर प्रेजेंट इन लंग्स एयर present in lungs but never participate in respiration। भाई लंग्स है, लंग्स के अंदर कंडक्शन पार्ट है, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स वगैरह हैं। ठीक है, आप देखो ब्रोंकस एंटर करता है तो ब्रोंकस यानी हम प्राइमरी ब्रोंक्यूल, फिर अंदर ही सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद एल्वियुलर डक्ट वगैरह। तो ये जो डक्टल पार्ट है ये तो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ गैस एक्सचेंज नहीं होता, इनके अंदर भी तो कुछ एयर होगी, एंड दैट एयर इज डेड वॉल्यूम। इनके अंदर वैक्यूम तो होगा नहीं, कुछ खाली जगह होगी, एयर होगी उसमें, वो होता है डेड वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है
dV इज इक्वल टू 150 ml। ठीक है, ये बात हो गई किसको लेकर, वॉल्यूम्स को। अब आते हैं कैपेसिटीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कैपेसिटीज की। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, कैपेसिटीज की। ज्यादा कैपेसिटी बताने से पहले मैं अपना एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, उस कॉन्सेप्ट को याद रखना। आप समझिए कि हमारा जो लंग्स है वो एक बॉटल की तरह। ठीक है, हमारा जो लंग्स है वो एक बॉटल की तरह है। ठीक है, अब इस बॉटल में कुछ पानी भरेगा। ठीक है, तो हम उस पानी के कुछ पार्टीशन बना देते हैं, वाटर अंदर जाएगा और हमने उसके पार्टीशन बना दिए ऐसे। इसको आप याद रखना कि ये सबसे नीचे जो है, जो नंबर 1 है, ये है आरवी। जो नंबर 2 है ये है ईआरवी। जो नंबर 3 है ये है टीवी, और नंबर 4 जो है ये है आईआरवी। अब मान लीजिए इस बॉटल में पानी अंदर हम भर रहे हैं, बॉटल में पानी अंदर जा रहा है, तो सबसे पहले किसका लेवल बढ़ेगा, आरवी का। फिर किसका लेवल बढ़ेगा, ईआरवी का। एयर अंदर जा रही है, वाटर को एयर समझ लेना। पहले आरवी बढ़ेगा, फिर ईआरवी बढ़ेगा, फिर टीवी बढ़ेगा, और फिर आईआरवी बढ़ेगा। और जब बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल रहे हैं हम स्ट्रॉ से, किससे बाहर निकाल रहे हैं, स्ट्रॉ से, तो सबसे पहले वाटर लेवल ऊपर से नीचे आएगा, तो सबसे पहले बाहर कौन जाएगा, यानी जब लंग्स से एयर बाहर निकलेगी तो सबसे पहले कौन जाएगा बाहर, आईआरवी, ऊपर से ही बाहर जाएगा क्योंकि लेवल ऊपर से कम होगा। फिर टीवी, फिर ईआरवी, और आरवी कभी भी बाहर नहीं जाएगा। आरवी कभी भी बाहर नहीं जाएगा, याद रखना, याद रहेगा। तो अगर बाहर से एयर अंदर आ रही है तो पहले कौन भरेगा, आरवी, एक बार भर गया बात खत्म। फिर कौन भरेगा, ईआरवी, फिर कौन भरेगा, टीवी, फिर कौन भरेगा, आईआरवी। और जब बाहर जाएगा तो ऊपर से कम होगा, ऊपर से मतलब पहले कौन निकलेगा, आईआरवी, फिर कौन निकलेगा, टीवी, फिर कौन निकलेगा, ईआरवी, और फिर कौन निकलेगा, आरवी। याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कैपेसिटीज पे। इसको याद रखना, कैपेसिटीज में जो ये बॉटल कॉन्सेप्ट बताया है ना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। सबसे पहली कैपेसिटी जो हम डिस्कस करते हैं वो है आईसी, जिसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आईसी या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ध्यान से समझिएगा। आईसी या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, डेफिनेशन है द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। आई बात समझ में, total amount of air inspired forcefully after normal expiration, यानी सामान्य रूप से सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक सांस लेने पर जो हवा अंदर जाती है उसे बोलते हैं आईसी या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब जरा इसको समझो कि आफ्टर जो पहली बात लिखी है नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन यानी टीवी जा चुका है बाहर, तो इतनी एयर बची है अंदर, ये
टीवी बाहर जाने के बाद इतनी एयर अंदर बची है। अब बोला गया कि अब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करें, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे तो पहले कौन आएगा? 3 आएगा यानी टीवी आएगा, फिर कौन आएगा? 4 आएगा यानी आईआरवी आएगा, और ये दोनों मिलाकर हो जाएगा आईसी। आई बात समझ में? तो आईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी। टीवी कितना है? 500 ml प्लस आईआरवी कितना है? 2500 से लेकर 3000 ml। अब मैक्सिमम वैल्यू अगर मान लें तो ये इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, आईसी की वैल्यू मिलेगी 3000 ml से लेकर 3500 ml। ठीक है, आईसी याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, याद करना पड़ेगा बार बार। ये है आईसी, पहली कैपेसिटी जिसका नाम है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। दूसरी कैपेसिटी पे आते हैं, लेकिन डायग्राम को हम बगल में ले लेंगे ताकि हमारा कंफ्यूजन न जाए। सेकंड है ईसी कैपेसिटी है, ईसी। ईसी स्टैंड्स फॉर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, how will we define it? So the amount of air expired forcefully after normal inspiration. Amount of air expired forcefully after normal inspiration. मतलब समझो, नॉर्मल इंस्पिरेशन हो चुका है, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन यानी टीवी अंदर जा चुका है, तो इतनी एयर अभी लंग्स में प्रेजेंट है, आईआरवी लंग्स में नहीं है। अब टीवी अगर लंग्स में प्रेजेंट है और उसके बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगा, तो पहले कौन बाहर निकलेगा? टीवी, फिर कौन निकलेगा? ईआरवी। तो EC इज इक्वल टू होगा, EC is equal to TV plus ERV, and this will be the value. EC is equal to TV plus ERV. TV मतलब tidal volume, ERV मतलब expiratory reserve volume। तो tidal volume हो गया 500 ml, ERV हो गया 1000 से 1100 ml। तो EC की टोटल वैल्यू आएगी 1500 ml to 1600 ml। ये है EC की वैल्यू। याद रखना, हम जब भी वैल्यू यूज करेंगे हम हायर वैल्यू यूज करेंगे। जैसे अगर हमें IC की वैल्यू है तो हम हायर वैल्यू 3500 ml यूज करेंगे, क्योंकि 3000 से कंफ्यूजन हो सकता है। हायर वैल्यू हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, तो हम EC को फाइनलाइज कर लेते हैं 1600 ml और IC को फाइनलाइज कर लेते हैं 3500 ml। ये हम वैल्यू मान लेते हैं हायर वैल्यू को। दो कैपेसिटी हो गई। थर्ड, चलो थर्ड कैपेसिटी से आ जाओ। बॉटल को यहां रख लिया। थर्ड कैपेसिटी है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। क्या मतलब है इसका? FRC का, द अमाउंट ऑफ एयर remains in lungs after normal expiration. Amount of air remain in lungs after normal expiration
यानी सामान्य रूप से सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में जो हवा शेष बचती है उसे बोलते हैं एफआरसी। तो अगर हमने मान लो नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया है तो ये दोनों वैल्यू यानी 3 और 4 बाहर निकल चुके हैं, निकल चुके हैं कि नहीं? नॉर्मल एक्सपिरेशन सामान्य रूप से सांस छोड़ने के बाद और ये दोनों बाहर निकल चुके हैं, तो बचा क्या है? ईआरवी प्लस आरवी, और ये दोनों मिलाकर हो जाएगा एफआरसी। तो एफ आर सी बराबर ई आर वी प्लस आर वी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ई आर वी है 1000 से लेकर 1100 ml प्लस आर वी है 1100 से 1200 ml। हम दोनों की हायर वैल्यू ले लें, 1100 प्लस 1200 ml, और एफ आर सी की वैल्यू हमें मिलेगी 2300 ml। ये वैल्यू आ जाएगी एफ आर सी, पूछा जाता है 2300 ml एफ आर सी की वैल्यू, कैपेसिटी नंबर 3। अब आते हैं कैपेसिटी नंबर 4। ठीक है बच्चों, कैपेसिटी नंबर 4 जिसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, फोटो लगाना बहुत जरूरी, फोटो। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी या वीसी। अब वाइटल कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है वो ध्यान से सुनो। इसकी दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन ये है कि लंग से फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने पर जो एयर अंदर जाती है, और दूसरी डेफिनेशन है लंग्स में फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने पर जो एयर बाहर जाती। मतलब कि अगर हम डेफिनेशन नोट करें तो दो डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, और दूसरी डेफिनेशन अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। याद रखोगे? दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन की बात करें, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यानी फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो गया है तो लंग्स में 1 भी आ गया है, 2 भी आ गया है, 3 भी आ गया है, 4 भी आ गया। अब क्या करना है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना है। तो पहले 4 बाहर निकलेगा, फिर 3 बाहर निकलेगा, फिर 2, और 4 3 2 मिलाकर हो जाएगा वीसी। यानी वीसी इज इक्वल टू, पहले निकलेगा आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। इन तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करेंगे। आईआरवी हम हायर वैल्यू मान ले रहे हैं 3000 ml, टीवी 500 ml, ईआरवी 1100 ml। तो ये आएगा लगभग 4600 ml। ठीक है, और यही वैल्यू दूसरी डेफिनेशन में भी जाएगी। अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया है तो आईआरवी निकल गया है, टीवी निकल गया है, ईआरवी निकल गया। अब फोर्सफुल इंस्पिरेशन करें तो पहले अंदर जाएगा ईआरवी, फिर जाएगा टीवी, फिर जाएगा आईआरवी। आई बात समझ में? इसकी कुछ और भी वैल्यूज हैं। जैसे अगर हम इसी में देखें आईआरवी प्लस टीवी, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा वीसी इज इक्वल टू आईसी प्लस ईआरवी। तो लिख लेते हैं, वीसी का एक फॉर्मूला है वीसी इज इक्वल टू आईसी प्लस ईआरवी।
अगर मान लो ये फॉर्मूला ना लिखा रहे तो ये समझो, VC इक्वल टू इन दोनों को मिलाओ तो EC हो जाएगा TV प्लस ERV, तो आ जाएगा क्या, VC इज इक्वल टू IRV प्लस EC। तो इसके हमें कितने फॉर्मूले मिल रहे हैं, 3 फॉर्मूले। पहला VC इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV, दूसरा VC इज इक्वल टू IC प्लस ERV, तीसरा VC इज इक्वल टू IRV प्लस EC। घुमा सकता है क्वेश्चन, तैयार रहना, ठीक है। अब आते हैं अगला कैपेसिटी, कैपेसिटी नंबर 5, जिसको बोलते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, फिर वही बॉटल रखेंगे अपन बगल में, जब भी बात करेंगे बोतल रख के बात करेंगे, मतलब ये वाली बॉटल। तो बॉटल रखी है, टोटल लंग कैपेसिटी डिफाइन करेंगे। फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद लंग्स में जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं TLC, यानी टोटल लंग कैपेसिटी। The total amount of air present in lungs after forceful inspiration। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद जो टोटल एयर प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं TLC। तो क्या प्रेजेंट होगा भाई, आप देखो IRV पहले से प्रेजेंट है, ERV आ जाएगा, TV और IRV, यानी ये 4 मिलाकर हो जाएगा TLC। तो TLC is equal to RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, ठीक है। और इसकी वैल्यू देखो, RV है 1200 ml प्लस ERV है 1100 ml प्लस TV 500, IRV 3000। टोटल सम करें अगर तो ये आ जाएगा 5800 ml, ठीक है। 5800 ml हमारी टोटल लंग कैपेसिटी है, TLC है। अब इसके और भी फॉर्मूले मिल जाएंगे TLC का। देखो TLC का क्या क्या फॉर्मूला मिलेगा, इन तीनों को मिला दो तो ये वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। तो हमें देखो क्या क्या फॉर्मूला मिलेगा कि TLC का एक फॉर्मूला और है RV प्लस वाइटल कैपेसिटी। TLC का एक फॉर्मूला और है, आप देखो यहां पर RV और ERV को मिला दो तो FRC हो जाएगा, ठीक है। यानी FRC प्लस TV प्लस IRV, ठीक है। TLC का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा क्या, कि RV प्लस ERV प्लस IC। TLC का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा RV प्लस EC प्लस IRV। तो हमें 5 फॉर्मूलाज जो है वो TLC के मिल जाएंगे, जो इन्हीं को ऐड और समराइज करके बनते हैं। याद रहेगा। तो ये था बच्चों हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, और इसकी वैल्यू है कितनी, 5800 ml, 5800 ml, ठीक है। यहां खत्म होता है हमारा टॉपिक, कौन सा, वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आगे अब इसके क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं, ठीक है। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो कर लीजिए मेहनत, समझ लीजिए इसको, और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। और कौन सा टॉपिक होगा,
जो है वीवीआई टॉपिक, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।